नमस्कार, मैं हूं अरुण बापना और आज हम लोग दोबारा बात करने वाले हैं एफएमजीएल एक्ट के बारे में। और एक बहुत बड़ा रीजन है क्यों हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं एफएमजीएल एक्ट के बारे में। एफएमजीएल एक्ट आया था 18 नवंबर 2021 को। काफी टाइम हो चुका। कई लोगों को उसके बारे में कई तरह के कंफ्यूजन थे, कई चीजें ऐसी थी जो स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को क्लियर नहीं थी। तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने उसके बाद में एक एफएक्यू निकाला। एफएक्यू में उन्होंने कई चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन अभी इतना टाइम निकलने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को क्लियर नहीं हो पा रही हैं। इसके अलावा काफ़ी यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट किया, जिसको जो चीज़ जैसे समझ में आई या जिसको जैसे जिस क्लॉज को मैनिपुलेट करना था उन्होंने उन चीज़ों को मैनिपुलेट भी किया, अपने हिसाब से इंटरप्रेट भी किया। लेकिन ये सब सफिशिएंट नहीं था। 8 अगस्त 2023 को नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक एडवाइजरी या अलर्ट और जारी किया है, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि हमने जो चीज़ें एफएमजीएल एक्ट में मेंशन किया था वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करना है। अगर कोई स्टूडेंट, चाहे वो 1 हो, 10 हो, 100 हो या 1000 हो, कितनी भी क्वांटिटी में हो, कोई भी स्टूडेंट किसी भी ऐसी कंट्री या ऐसी यूनिवर्सिटी में जाता है जो एफएमजीएल एक्ट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता है तो उनको रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा। तो एक बार फिर से ये जरूरी हो जाता है कि हम लोग इन चीज़ों को पूरी तरह से जान लें, समझ लें कि एफएमजीएल की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है और वो रिक्वायरमेंट किस तरीके से फुलफिल होगी। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे कि एफएमजीएल एक्ट में बेसिकली क्या क्या चीज़ें उन्होंने मेंशन किया है। जो सबसे देखिए, ये 5 पेज का एफएमजीएल एक्ट है, जिसके फर्स्ट 3 पेज जो है वो हिंदी में मेंशन्ड है और बाद के जो 2 पेज हैं वो इंग्लिश में हैं। तो जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं वो हिंदी में चीजें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो बाद के 2 पेजेस को रेफर कर सकते हैं। मैं दोनों चीजों को कवर करूंगा और साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट क्लॉज हैं वो मैं देखूंगा साथ में। सबसे पहले हम लोग ये चीज जानते हैं कि एफएमजीएल एक्ट की जरूरत क्या थी। देखिए, अभी स्टूडेंट्स कई देशों में जा रहे थे, कई जगहों पर जा रहे थे, लेकिन भारत की गवर्नमेंट का ये मानना है कि एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर जो होना चाहिए था वो इंडिया इक्विवेलेंट होना चाहिए था। यहाँ पर आपकी चीज़ें सेम होनी चाहिए थी। तो इन्हीं चीज़ों को इक्वल करने के लिए देखिए, इसमें आप ये अनुसूची 1 देखेंगे हिंदी में या शेड्यूल 1 देखेंगे आप इंग्लिश में, तो इसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर लाइसेंसिंग ए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट टू प्रैक्टिस इन इंडिया इज टू इंश्योर दैट द foreign medical graduate fulfills the requirement of education and training equivalent or commensurate with that of an Indian medical graduate। इसका मतलब ये है, हिंदी में मेंशन किया हुआ है कि भारत में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए किसी विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक को लाइसेंस देने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक किसी भारतीय आयुर्विज्ञान स्नातक के समतुल्य, ध्यान दीजिएगा, समतुल्य या अनुरूप शिक्षा और प्रशिक्षण की शर्तें पूरी करता हो। अभी एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, इसी वीडियो के साथ में मैं एक छोटा वीडियो आपको मेंशन करके दिखाऊंगा, जिसमें ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी कि जो डॉक्टर मनसुख मंडाविया हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी यही चीजें मेंशन किया है कि इस एफएमजीएल एक्ट को लेकर आने की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट यह थी कि जिस तरह की एजुकेशन भारत में होती है उसी एजुकेशन सिस्टम को दूसरे देशों में भी फॉलो किया जाना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। अब उसमें क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से आ रही हैं, ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे देखेंगे। पहले अगर हम लोग हिंदी वाले जो डिटेल्स दिए हुए हैं उनमें अगर हम लोग गो थ्रू करते हैं तो पेज नंबर 2 पे आ जाइए। पेज नंबर 2 में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन किया हुआ है कि किसी भी विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक को स्थायी पंजीकरण तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने, आगे डिटेल्स दी हुई है कि क्या शर्तें हैं। मिनिमम 54 मंथ्स का ड्यूरेशन, आपके कोर्स का ड्यूरेशन मिनिमम 54 महीने का होना चाहिए, 54 मंथ्स का होना चाहिए। ये हम लोग बात कर रहे हैं केवल कोर्स, और ये मिनिमम ड्यूरेशन है। 54 महीने से ज्यादा अगर किसी भी कंट्री में कोर्स है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कई देशों में, लगभग सभी देशों में मिनिमम 5 साल का कोर्स का ड्यूरेशन है। 5 साल का अगर आपका कोर्स है तो भी कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके कोर्स का ड्यूरेशन 6 साल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 54 महीने से कम आपके कोर्स का ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन 54 महीने से ज्यादा आपके कोर्स का ड्यूरेशन हो सकता है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि उसने ये कोर्स करने के बाद 12 महीने की, मिनिमम 12 महीने की इंटर्नशिप पूरी कर ली हो। तो कोर्स कंप्लीशन के बाद में 12 महीने की इंटर्नशिप आपको पूरी करनी है। एक और शर्त यह है कि आपका जो एजुकेशन है पूरा वो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका इंग्लिश होना चाहिए। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अनुसूची 1 या
शेड्यूल 1 में जो अनिवार्य विषय इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स या कंपलसरी सब्जेक्ट दिए हुए हैं वो सारे सब्जेक्ट आपके एजुकेशन सिस्टम में या आप जिस भी कंट्री में जाना चाहते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हैं, उनके करिकुलम में होने चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप किसी भी कंट्री को सर्च करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी को सर्च करते हैं, सबसे पहले आप वहां से उनके करिकुलम की कॉपी मांगिए कि हमें क्या पढ़ाया जाएगा अगले 4.5, 5 या 6 साल में। वो पूरा डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। अगर उसमें से कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो यहाँ मैच नहीं करता है, या इनफैक्ट आप ऐसा बोल सकते हैं ऐसा कोई सब्जेक्ट जो इंडिया में आपको पढ़ाया जाता है लेकिन वहां पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो आपकी डिग्री को मान्यता नहीं दी जाएगी। ये हो गया आपका शेड्यूल 1, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है या अनिवार्य सब्जेक्ट है उनसे संबंधित चीजें। अब इस पूरे एफएमजीएल एक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में 4B बोलते हैं, या हिंदी में इसको आप ख बोल सकते हैं। जो 4 ख है वो आप उसको बोल सकते हैं। हिंदी में मैं पहले पढ़ रहा हूं। संबंधित व्यावसायिक विनियामक निकाय में पंजीकरण न कराया हो या अन्यथा उस देश के अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने के लिए सक्षम न हो, जिसमें आयुर्विज्ञान डिग्री प्रदान की गई हो और उस देश के नागरिक को दिए गए चिकित्सा व्यवसाय के लिए लाइसेंस के समतुल्य हो। इसी चीज को मैं एक बार इंग्लिश में भी रिपीट करूंगा, उसके बाद में इसका मीनिंग क्या निकल रहा है हम लोग उस पर बात करेंगे। देखिए 4B यहाँ पर ये कहता है कि रजिस्टर्ड विद द रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज competent to grant license to practice medicine in their respective jurisdiction of the country in which the medical degree is awarded and at par with the license to practice medicine given to the citizen of that country। इसका मतलब ये है कि आपने जिस मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है उसी यूनिवर्सिटी में या उसी देश से आपको मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद में इंटर्नशिप भी करना है, और इंटर्नशिप के बाद में वहां से आपको रजिस्ट्रेशन भी लेकर आना है। ये रजिस्ट्रेशन जो आप लेकर आएंगे वहां से, वो रजिस्ट्रेशन उस देश में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के इक्वल होना चाहिए। क्लियरली इसमें मेंशन किया है कि दिस मस्ट बी एट पार विद द लोकल सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। तो ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। अभी जो कस्टमाइज कोर्सेज चल रहे हैं कई देशों में, मैं किसी देश का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जहां लोकल स्टूडेंट्स के लिए कोर्स का ड्यूरेशन 6 साल है, लेकिन फॉरेन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कोर्स का ड्यूरेशन 5 साल बनाया हुआ है, या कुछ और सिस्टम या और कुछ जुगाड़ टाइप की जो एजुकेशन चल रही है, वो चीजें यहां पर एक्सेप्टेबल नहीं है। आपके कंट्री में या किसी भी कंट्री में जब तक लोकल और फॉरेन स्टूडेंट्स का एजुकेशन सेम नहीं होगा, उनका ड्यूरेशन जब तक सेम नहीं होगा, सब्जेक्ट और पढ़ाने का तरीका जब तक सेम नहीं होगा, तब तक कोई भी कंट्री आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देगी। और बहुत छोटी सी चीज है, क्यों देगी? अभी तक इनमें से किसी भी कंट्री को, मैं कंट्री का नाम अभी भी नहीं ले रहा हूं, जिन कंट्रीज के अंदर कोर्स के ड्यूरेशन को या कोर्स को मैनिपुलेट किया हुआ है, या आप ऐसा मान सकते हैं कि कस्टमाइज किया हुआ है, अगर वहां पर स्टूडेंट कम ड्यूरेशन में पढ़ के केवल भारत में आ जाता है और आने के बाद में उसकी प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिकल्स पे कोई फोकस नहीं है, एजुकेशन की क्वालिटी या नॉलेज में अगर कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं आया है, या वो यहाँ पर आने के बाद 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार एग्जाम देने के बाद भी एफएमजी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसने कुछ नहीं पढ़ा है। लेकिन जिस देश में वो बच्चा गया था उस कंट्री के लिए ये एक मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन इनकम है, तो उस कंट्री को तब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जब तक उस स्टूडेंट को वहां पर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, या जब तक वो स्टूडेंट वहां पर प्रैक्टिस ना करे। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो स्टूडेंट जिस कंट्री में जा रहा है वो उनके लिए केवल रेवेन्यू का सोर्स ना बने, जबकि वो एक रेस्पॉन्सिबल डॉक्टर भारत में बन के आए। एक रेस्पॉन्सिबल डॉक्टर भारत में बनने का मतलब है कि आप जिस देश में जाएंगे वहां पढ़ाई करेंगे, उनके लोकल एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल सिस्टम को समझेंगे और इस लायक बनेंगे कि आप उस देश में भी काम कर पाए और भारत में भी काम कर पाए। अगर आप उस देश में काम नहीं कर पा रहे हैं, या वो देश आपको रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहा है, अलाउ नहीं कर रहा है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। यही सबसे बड़ा कंसर्न है। मैक्सिमम केसेस में जिन कंट्रीज में कस्टमाइज कोर्सेज थे उनमें बहुत बड़ी क्वांटिटी थी स्टूडेंट्स के जाने की। एलिजिबिलिटी का कोई बेसिक क्राइटेरिया नहीं था। 50%, 45% रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट भी वहां पर जा रहा था। उसके बाद में आपका परसेंटेज का अपर लिमिट भी किसी तरह का कोई नहीं था। एज का कोई स्पेसिफिक कंसर्न नहीं था। पासिंग ईयर का कोई कंसर्न नहीं था। सिंपली आपका इंटरेस्ट होना चाहिए जाने में और आपके पास पैसा होना चाहिए जाने में। इन कंट्रीज में भी बच्चे जा रहे थे।
लेकिन उस कंट्री को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि आप आए, पढ़े, डिग्री ली और वापस चले गए, तो उस कंट्री में जो लोकल सिटीजन्स हैं उनकी हेल्थ को इनसे कोई खतरा नहीं था। लेकिन ये बच्चे इंडिया में आने के बाद में प्रैक्टिस करने में इनको बहुत टाइम लग जाता था। अननेसेसरी पेरेंट्स का टाइम, पैसा, स्टूडेंट्स का करियर, तीनों चीजें क्वेश्चन पे लगी हुई थी क्योंकि ये बच्चे एफएमजी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन एफएमजीएल एक्ट लेकर आया कि जिस कंट्री में आप पढ़ाई के लिए जाएंगे उस कंट्री को ये पता होना चाहिए कि हम जिसे पढ़ा रहे हैं वो डॉक्टर बनने लायक है। तो वहां से आप अगर रजिस्ट्रेशन लेकर आते हैं तो आपको इंडियन गवर्नमेंट भी रजिस्ट्रेशन दे देगी, साथ साथ में जो बाकी दी हुई शर्तें हैं वो भी आपको पूरी करनी है। तो ये जो चीजें हम लोगों ने बात किया, इसके अलावा एक दो चीजें और इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। कोर्स कंप्लीशन के बाद में आपको, जब आप भारत में आएंगे उसके बाद में आपको 12 महीने की एक इंटर्नशिप और करनी है। आने के बाद में आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट या एफएमजी या जो भी संबंधित परीक्षा उस समय पर एप्लीकेबल होगी वो एग्जाम आपको देना है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो उसमें इन्होंने मेंशन किया है कि इंडिया इक्विवेलेंट कोर्स होना चाहिए, ये आप 4A में देख सकते हैं। उसके बाद में इन्होंने 4.2C इसमें इन्होंने मेंशन किया है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मैं बात कर रहा हूं, जिसपे अभी काफी डिस्कशन हो रहा है। कई कंट्रीज हैं जहां पे जो कंसल्टेंट्स या जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो काम कर रहे हैं और वो ऐसा बता रहे हैं सभी स्टूडेंट्स को कि हमारे 6 साल के कोर्स में इंटर्नशिप इंक्लूड है, जबकि ना तो ऐसा है, ना ये होना संभव है। और ऐसे किसी भी धोखे में आने से बचें। ये सब चीजें आपको भी जानना और समझना जरूरी है। इसको हम लोग कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, आप ऐसे समझें कि जहां पर आपका 6 साल का कोर्स है वहां पर आपके 12 सेमेस्टर हैं। इंटर्नशिप में कभी भी सेमेस्टर नहीं होते, पहली चीज। दूसरी चीज, इंटर्नशिप का असेसमेंट होता है, ना कि एग्जाम होता है। आपके हर सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, इंक्लूडिंग 11th सेमेस्टर, 12th सेमेस्टर, दोनों के आपके एग्जाम होंगे, जबकि इंटर्नशिप में एग्जाम नहीं होता है। उसके बाद इन्होंने जो सब्जेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है, हिंदी में मैं पढ़ रहा हूं भी, ये जो पेज नंबर 3 है, इसमें चलो हम लोग इंग्लिश में जो कंसर्न है, इंग्लिश वाले ऑप्शन पे हम लोग आ जाते हैं। शेड्यूल 1 का पेज नंबर 5 है। पेज नंबर 5 पे इन्होंने मेंशन किया है, शुड हैव बीन कंप्लीटेड इंटर्नशिप ऑफ 12 मंथ इन एडिशन टू सच कोर्स रेफर्ड टू इन क्लॉज ए। अब क्लॉज ए में क्या लिखा है, एनी पर्सन who pursue the foreign medical degree should have undergone a course of theory, practical and clinical training equivalent to the Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery in India। इसका मतलब क्या है कि कोई भी स्टूडेंट जिसने इंडिया के इक्विवेलेंट कोर्स किया हो, जिसमें आपका थ्योरी, प्रैक्टिकल और क्लिनिकल रोटेशन, जिसको इन्होंने यहाँ पर क्लिनिकल ट्रेनिंग बोला है, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। ये तो आपका कोर्स हुआ कंप्लीट। और बी में इन्होंने बोला है कि इस कोर्स के अलावा, अतिरिक्त या इन एडिशन इंग्लिश में, शुड हैव बीन कंप्लीटेड इंटर्नशिप ऑफ 12 मंथ इन एडिशन टू सच कोर्स। इसका मतलब यह है कि आप जब किसी भी कंट्री, XYZ कोई भी कंट्री आप ले लीजिए, चाहे रशिया हो, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, या कोई भी कंट्री, XYZ कोई भी कंट्री, आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं, नेपाल हो, बांग्लादेश हो या XYZ कोई भी कंट्री, सबसे पहले वहां से करिकुलम की कॉपी मांगे। करिकुलम की कॉपी जब आप मांगते हैं तो उसमें चेक करें कि जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो आपको वहां पर नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको एक बार ये समझने की जरूरत है कि वो सब्जेक्ट क्यों मिसिंग है। और अगर ये सब्जेक्ट आपको किसी कंट्री के 11th और 12th सेमेस्टर में मिल रहा है, तो आपको ये भी पता लग जाना चाहिए कि ये इंटर्नशिप नहीं है। आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद में 1 साल की इंटर्नशिप आपकी होनी चाहिए। तो ऐसे किसी भी कंफ्यूजन में ना रहें। कई जगह पर इंटर्नशिप की कॉस्ट नहीं लगती है, लेकिन जहां पर भी आपको बोला जा रहा है कि हमारे 6 साल के कोर्स में इंटर्नशिप इंक्लूड है, 100% वहां पर आपकी इंटर्नशिप की फीस लगेगी, चाहे कोई सी भी कंट्री हो। ठीक है, तो इंटर्नशिप वाले केस में आपका 1 साल का समय लगेगा। उसके बाद में आपकी इंटर्नशिप का आपका फूड और हॉस्टल के एक्सपेंसेस आपके होंगे। साथ साथ में आपको ये भी समझना जरूरी है कि आप अगर ये सोचकर जा रहे हैं कि ये 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप है, तो आपको 2 चीजों के बारे में धोखा मिल रहा है, या आप 2 चीजों के बारे में आपको आगे परेशानी हो सकती है। पहली चीज, इंटर्नशिप नहीं है तो आपकी इंटर्नशिप पेंडिंग है। दूसरी चीज, इनमें से किसी भी कंट्री, मैं अब स्पेसिफिकली यूएसएसआर कंट्रीज के बारे में बात कर रहा हूं, इनमें से मोस्टली कंट्रीज में फिलहाल इंटर्नशिप के प्रोविजंस नहीं है।
18 नवंबर 2021 से अभी अगस्त में हम लोग बात कर रहे हैं, अगस्त 2023 में लगभग 18 से 20 महीना हो चुका। अभी तक इनमें से किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट इन चीजों को लेकर नहीं आया है कि एग्जैक्ट कोर्स का ड्यूरेशन फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कितना रहेगा, उस कोर्स के ड्यूरेशन में इंटर्नशिप इंक्लूड है या नहीं है, अगर इंटर्नशिप इंक्लूड है तो वो कब शुरू होगी, इंटर्नशिप से पहले किसी लाइसेंसिंग एग्जाम की जरूरत है या नहीं है, अगर लाइसेंसिंग एग्जाम होगा तो वो कौन सी भाषा में होगा, उसका क्या प्रोसेस रहेगा, क्या फॉरेन स्टूडेंट्स उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद, लाइसेंसिंग एग्जाम देने के बाद, इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद क्या वो देश फॉरेन स्टूडेंट्स को इक्वल टू लोकल स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन देगा या नहीं देगा, इस तरह का डॉक्यूमेंट अभी तक किसी भी यूएसएसआर कंट्रीज से नहीं आया है। हाँ, इस तरह का एक डॉक्यूमेंट मैंने बांग्लादेश के लिए जरूर देखा है। बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल BMDC जो है, उन्होंने काफी टाइम पहले एक डॉक्यूमेंट इशू किया था जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि हमारा कोर्स ड्यूरेशन 5 साल है, उसके बाद में अलग से 1 साल की इंटर्नशिप कराई जाती है, टोटल 6 ईयर प्रोग्राम है, इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन होता है और ये रजिस्ट्रेशन लोकल स्टूडेंट्स के इक्वल होता है। 1-2 कंट्रीज और हैं जिन कंट्रीज में इसी तरह का सिमिलर प्रोसेस है, जहां पर लोकल और फॉरेन स्टूडेंट के लिए सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है। जिन कंट्रीज में लोकल और फॉरेन स्टूडेंट्स के प्रोसेस में डिफरेंस नहीं है, हो सकता है आपको उसमें दिक्कत ना आए कोर्स कंप्लीशन में, लेकिन जब हम लोग NMC या FMGL की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की बात करते हैं तो केवल स्टूडेंट्स के साथ में कोर्स ड्यूरेशन या सेम कोर्स होना सफिशिएंट नहीं है, उसके बाद कोर्स के बाद 1 साल की इंटर्नशिप करना भी जरूरी है और उस इंटर्नशिप के बाद में आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन भी मिलना चाहिए जो लोकल स्टूडेंट के इक्वल हो। अगर आपको किसी भी कंट्री में ये चीजें नहीं मिलती हैं तो आपको एक बार सोचने की जरूरत है, आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए पूछना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए मांगना चाहिए। ये सारी सब चीजें इसमें मेंशन किया हुआ है। इसके साथ साथ ही इसमें यह भी मेंशन किया हुआ है कि आपका पूरा पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण और इंटर्नशिप या क्लर्कशिप अध्ययन के पूरे पाठ्यक्रम में उसी विदेशी आयुर्विज्ञान संस्थान में भारत के बाहर पूरी की जाएगी और चिकित्सकीय प्रशिक्षण और इंटर्नशिप का कोई भी भाग भारत में या उस देश जहां प्राथमिक चिकित्सा योग्यता प्राप्त की गई है के अलावा कहीं और नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि आपका पूरे कोर्स का ड्यूरेशन, जिसमें थ्योरी भी आ गया, प्रैक्टिकल भी आ गया, क्लिनिकल रोटेशन भी आ गया और इवन इंटर्नशिप भी आ गई, इनमें से कोई भी चीज आपका उस जगह से बाहर नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि ना तो ट्रांसफर अलाउड है, ना आपका जगह चेंज करना अलाउड है, आपको सारी चीजें वहीं पर करनी पड़ेगी। ये एक और इंपॉर्टेंट कंसर्न है। लास्ट में इन्होंने मेंशन किया है कि पाठ्यक्रम की कुल अवधि मीन्स कोर्स का जो टोटल ड्यूरेशन है वो 10 साल के अंदर अंदर पूरा हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो FMGL एक्ट में इन्होंने मेंशन किया है। अब मेरा सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से ये निवेदन है कि ये आप जहां पर भी जाना चाहते हैं, सबसे पहले प्रोसेस को समझ लें, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को समझ लें, कोर्स के ड्यूरेशन को समझ लें और कोर्स के ड्यूरेशन के साथ साथ में जो रिक्वायरमेंट NMC ने, नेशनल मेडिकल कमीशन ने दी है FMGL एक्ट में, उन सारी चीजों को समझ लें। ऐसा ना हो कि आज हम लोग एडमिशन ले और आने वाले 5 साल, 6 साल या 7 साल के बाद में हमें ये सोचकर पछताना पड़े कि हमने तो ये सोचा था कि 500 बच्चे जा रहे हैं, 800 बच्चे जा रहे हैं, हमारे मिलने वाला जा रहा है, हमारा रिश्तेदार जा रहा है, हमारा पड़ोसी जा रहा है, हमारे मोहल्ले के 4 बच्चे हैं या 25 बच्चे पहले से पास होके आ गए, हमारे शहर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हमें कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। पहले FMGL एक्ट, उसके बाद में FAQ के बाद में एडवाइजरी, 3 चीजें गवर्नमेंट इशू कर चुकी है और वो इसीलिए किया है ताकि आप कल ये नहीं बोलो हमें पता नहीं था। आपको बता दिया गया है, समझा दिया गया है, अलर्ट मतलब वार्निंग दे दी गई है। इसके बाद में किसी भी तरह की ऐसी एप्लीकेशन की सर हमें नहीं पता था, वन टाइम एग्जाम्शन दे दिया जाए, छूट दे दी जाए, एक बार मान लो इतने सारे बच्चे हैं, इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। NMC पहले भी ये चीजें देख चुकी है, कर चुकी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने है। 18 नवंबर 2021 में ये FMGL एक्ट आने के बाद जो बच्चे यूक्रेन गए थे, जस्ट गए थे, उसी टाइम पर सिविल वॉर शुरू हुआ था, लेकिन उन बच्चों के लिए अभी तक कोई कंसिडरेशन नहीं है क्योंकि ट्रांसफर्स अलाउड नहीं है। या तो वो बच्चे 0 से शुरू करेंगे या वो बच्चे जिस स्थिति में है उसी स्थिति में पढ़ेंगे। तो ये चीजें स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और पॉलिसीज हम लोग समझ लें। अगर कहीं किसी भी चीज को लेकर कोई शंका है, RTI लगाएं, NMC में कॉल करें, NMC में जाकर मिलें या जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है वहां से पूरी जानकारी पता करने की कोशिश करें। बिना किसी चीज को क्लियर किए, किसी भी डाउट के साथ कहीं भी एडमिशन ना लें।
इसके अलावा और कोई जानकारी या ऐसी कोई चीज़ जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, हम लोगों से कुछ जानकारी जुटाना चाहते हैं, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जो बेस्ट पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ आपकी सभी क्वेरीज को सेटिस्फाई करने की। इसके अलावा कई और वीडियोस हमारे आते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।